जी तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया इस वीडियो का, सी पैक का, और अब हम पार्ट 2 के ऊपर आ रहे हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि जो सी पैक है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ठीक है जी, जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्च हो चुके हैं। उसके बाद जो सी पैक है उसकी जो टोटल अब तक वर्थ है वो 60 बिलियन डॉलर, 60 से 62 बिलियन डॉलर। और फिर हम लोगों ने देखा जी इसकी डेफिनेशन, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर हमने फेजेस देखे सी पैक के, ठीक है जी। और सी पैक के फेज 1 हमने देखा, उसमें कॉरिडोर्स थे, एक ईस्टर्न कॉरिडोर, फिर वेस्टर्न कॉरिडोर और सेंट्रल कॉरिडोर। उसके बाद कुछ एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, फिर मेट्रो लाइन ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट था, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इस्लामाबाद से खुंजराब तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। फिर दूसरा फेज 2 आ गया। फेज 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिर कुछ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कुछ मोटरवेज बच गई थी, जो रोड नेटवर्क रह गया था, उसको कंप्लीट किया जाएगा। और फेज 2 के अंदर जो बाकी इकोनॉमिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें गवादर भी शामिल था, ML1 भी शामिल थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल थे, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट भी शामिल थे, वगैरह वगैरह। ये कल हमने, या ये जो अभी पहला पार्ट 1 है इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब जो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है वो है फेज 3, सी पैक का फेज 3। सी पैक के फेज 3 के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शामिल किया गया, या जिनको, तो वही सबसे पहले कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, अब यहां इसके अंदर कौन से कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल है, मतलब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर रोड्स या नेटवर्क शामिल है। तो देखिए सर, कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में यहां जो सबसे पहले शामिल है वो आपके पास, हमारे पास जो हमारी रेलवे का आखिरी स्टॉप है, जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वो हसन अब्दाल, इस्लामाबाद से ऊपर हसन अब्दाल, सॉरी हवेलिया हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है। तो हमने इस फेज 3 के अंदर रखा कि जी चीन से कहा कि हमारा ये जो रेलवे स्टेशन है या रेलवे पटरी है ये हवेलिया से बढ़ा के आप खुंजराब पास तक ले जाए, अपनी बाउंड्री तक ले जाए। तो फेज 3 के अंदर एक ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल था। और दूसरा जो फेज 3 के अंदर शामिल थे वो शामिल था आपके पास, वो था आपके पास ब्लू इकोनॉमी। नाउ सर, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमी जनरेटेड थ्रू सी, इकोनॉमी जनरेटेड थ्रू ओशंस, क्योंकि ओशन या सी का कलर आमतौर पर ब्लू होता है, इस वजह से वहां से जो इकोनॉमी जनरेट होती है, जो इकोनॉमिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स डेवलप, आप लोग अर्निंग जनरेट करते हैं, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इस फेज 3 के अंदर ये शामिल होगा कि जो हमारी ये जो कोस्ट लाइन है, ये समुद्री जो कोस्ट लाइन है हमारी, इसको डेवलप किया जाए, इसको टूरिज्म पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाए और इससे इकोनॉमी जनरेट की जाए, जैसे अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ यूरोपियन कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं अपनी इस कोस्ट लाइन को। तीसरा इसके अंदर जो शामिल थे वो था आपके पास एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है जी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टूरिज्म। तो मैंने आपको बताया कल जब हमने कहा जो फेज 2 था कि इस टूरिज्म को और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को उठाकर फेज 3 से उठाकर दोबारा किसमें शामिल कर दिया गया, फेज 2 के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। तो मतलब वो ऑलरेडी फेज 2 के अंदर डिस्कस हो चुके हैं। सो दीज आर द 3 फेज ऑफ सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बने, जिसके अंदर हम लोगों ने एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स पढ़े, जिसके अंदर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक जोन्स पढ़े, जिसके अंदर हमने ML1 पढ़ा, जिसके अंदर हमने खुंजराब तक ऑप्टिकल फाइबर का एक नेटवर्क पढ़ा, और इस तरह के बहुत से बलूचिस्तान की इकोनॉमिक सेक्टर डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। तो मतलब ये एक स्कीमेटिक वे है कि जिसके तहत आप सी पैक का बेसिक स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कितने हिस्से हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ठीक है जी, याद रखिएगा 60 बिलियन डॉलर की इसकी टोटल नेटवर्क बन रही है, जिसमें से 38 बिलियन डॉलर अब तक लग चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम आते हैं उसके बाद मोटिव बिहाइंड सी पैक। अब सी पैक के पीछे क्या असल मोटिव है, रीजन क्या है इसके बनाने के पीछे, क्या एडवांटेजेस भी इसको कह सकते हैं आप, इंपैक्ट्स भी कह सकते हैं, हेडिंग्स को आप अपने मुताबिक जो आपको बेहतर लगता है हेडिंग को आप मोल्ड कर सकते हैं, इससे बेहतर भी बना सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन मकसद ये है बताने का कि ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ही रहते हुए ये सारा मटेरियल सी पैक का डिस्कस हो जाता है। इससे ज्यादा कोई चीज की जरूरत है। अगर आप इन्हीं को गौर से ठीक से तैयार कर लेंगे तो आप एक हौसला अफजा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और तो आइए जरा मोटिव बिहाइंड सी पैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या मोटिव है, या पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हैं, या पाकिस्तान की क्या नीयत है सी पैक के पीछे। फिर उसके बाद हम देखेंगे चाइना की नीयत, ठीक है। आइए सर, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले पाकिस्तान का मोटिव क्या है, कि पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस है इस सी पैक से, या पाकिस्तान इस सी पैक से क्या चाहते हैं। देखिए जी जरा, सबसे पहले
पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज थी, तो इस सी पैक के तहत क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आनी थी चाइना से, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगनी थी, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो भी रहा है डेफिनेटली, तो इससे पाकिस्तान को जो सबसे पहला एडवांटेज हुआ वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक के, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट है, एफडीआई। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा फायदा पाकिस्तान को क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगनी थी, 2400 से 2500 किस्म की इंडस्ट्री, 2500 इंडस्ट्री लगनी थी। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हम लोगों ने बनाए उनके अंदर इंडस्ट्री लगनी थी, जिसमें लगना शुरू भी हो गए। 2 इकोनॉमिक जोन जो है वो फाल भी है, एक्टिव भी है, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज क्या था सर? तीसरा एडवांटेज ये था कि देखिए हमारी जो स्टेट पॉलिसी थी ना, पहले फॉरेन पॉलिसी थी, वो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। मैंने आपको उस दिन बेसिक टर्म्स के अंदर बताया था जियो स्ट्रेटेजी, कि जियो से मुराद है जमीन, स्ट्रेटेजिक से मुराद होता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम अपनी लोकेशन को इस्तेमाल करते थे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फायदा देते थे, अमेरिका को फायदा देते थे, फिर हम उससे अर्निंग करते थे, ठीक है। मतलब हम अपनी लोकेशन को मिलिटरीली यूज करते थे। लेकिन फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने ये शिफ्ट ये किया, या थिंकिंग ये हुई कि हमें जियो स्ट्रेटेजी से किस तरफ जाना है? जियो इकोनॉमी की तरफ। तो फिर हमने अपनी इसी लोकेशन को, जो पहले हम स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करते थे, तो इसी लोकेशन को अब हमने इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना। हमने क्या कहा? हमने कहा जी हम इस तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे चीन को, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी, और फिर इस तरह से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इंडिया के साथ, इंडिया को इनके साथ, फिर इनको समंदर के साथ। तो फिर ये हमारी जो जियो स्ट्रेटेजी थी वो जियो इकोनॉमी के अंदर तब्दील हो गई, ठीक है। तो इसको भी आप लोग, यह भी हमारा मकसद किसके थ्रू अचीव हो रहा है? सी पैक के थ्रू। सर जियो स्ट्रेटेजी से हम लोग किस में शिफ्ट हुए? जियो इकोनॉमी के अंदर। और सर ये जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट में या जो ट्रांजिशन में मेन रोल है वो किसका है? वो सी पैक का है, ठीक है। एक ये एडवांटेज हुआ सर, ठीक है। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद देखें हमारी जो इकोनॉमी थी वो बुनियादी तौर पर किन चीजों पर मुश्तमिल थी? वो मुश्तमिल थी, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ज्यादा उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी। तो इस सी पैक की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगनी है, ठीक है जी, ब्लू इकोनॉमी डेवलप होनी है, ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगी। मींस कि अगर कोई एक सेक्टर क्रैश कर रहा है, किसी एक सेक्टर में इकोनॉमिकली हमें ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा, तो फिर हम किसी दूसरे सेक्टर से भी एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और भी बड़े एडवांटेजेस हैं, पॉइंट्स हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ मिलेंगे आपको, लेकिन आपने कुछ अच्छे से वो 5-7 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। और याद रखिएगा, जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा पॉइंट्स लिखें, फिर आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स को इकट्ठा बना के एक ऐसी मुनासिब सी हेडिंग बना देते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम डिलीवर करना चाह रहे हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन, फिर हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी कमजोर थी, मईशत के तौर पर, माशी तौर पर जब हम कमजोर होते हैं, देखें जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका घर भी नहीं बन पाता, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास मईशत की डेफिशिएंसी या मईशत हमारी कमजोर थी, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे थे, डैम्स नहीं बना पा रहे थे, रोड्स नहीं बना पा रहे थे, मोटरवेज नहीं बना पा रहे थे। तो सी पैक की वजह से क्या हुआ? सी पैक की वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत जरूरी होता है। आप में से किसी ने अगर मोटरवेज ये जो नए बने हैं जिसको सी पैक कहते हैं, इन पे सफर किया हो तो आप इस चीज का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, बनाई गई हैं, तो जिससे क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मुल्क को फायदा हो रहा है। उसके बाद एक और एडवांटेज आप जरा देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर जब ये सी पैक शुरू हुआ था 2015 के अंदर, हमारे मुल्क में बहुत शदीद पावर शॉर्टेज थी, एनर्जी शॉर्टेज थी, ठीक है। तो इस पाकिस्तान को इसका फायदा एक ये हुआ कि पाकिस्तान ने सी पैक की मदद से एनर्जी शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज को काबू किया, ठीक है ना जी। 18,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए जाने थे सी पैक के तहत, जिसमें से तकरीबन 8 से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा भी की जा रही है, बाकी अभी लगने हैं, लेकिन 8-1,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो चुकी है। ये हम लास्ट के अंदर देखेंगे कि सी पैक के ऊपर कितना काम हो चुका है, कितना रह गया, ठीक है। तो उसके बाद एक और भी आप लोग याद रख लें, फाइनल
फाइनली वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा बहरान है, हमारे यहाँ नौजवान जो है वो अनएम्प्लॉय है, तो CPEC के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट्स वो भी जनरेट होंगी, ऑब्वियसली बात है, जिससे भी पाकिस्तान को फायदा होगा। तो ये है पाकिस्तानी एंड से कि पाकिस्तान का मोटिव ये था कि पाकिस्तान को ये फायदा मिलेगा और पाकिस्तान के लिए ये एक गेम चेंजर होगा, इकोनॉमिक गेम चेंजर, जो लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे क्या वाकई में ये गेम चेंजर है भी या फिर हम ऐसे ही कह रहे थे, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जरा इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वाकई में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, होगा भी और है भी ऐसे ही। अच्छा, ये पाकिस्तान साइड होगी। अब हम देखते हैं चीनी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को क्या एडवांटेज है इसका, चाइना का क्या मोटिव था इसके पीछे, आइए लेट्स डिस्कस चाइनीज मोटिव या चाइना के इसके ऊपर क्या असरात पड़े या चाइनीज को इससे क्या एडवांटेज है। ठीक है, चाइना साइड। तो आइए जरा देखते हैं, आप जरा इसकी फोटो बना ली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है मैं उसको इरेज कर दूं और फिर हम चाइनीज साइड डिस्कस करें। ठीक है जी, अब मैं मिटा लेता हूँ जी, कुछ पॉइंट्स यहां से मिटा देते हैं ताकि हमारे चीन के जो पॉइंट्स हैं वो इजीली डिस्कस हो सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, चीन को क्या करने थी, सबसे पहला चीन को मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा, जो भी मैं कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पार्ट 1 के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा, मैंने कहा था कि चीन की जो तिजारत गुजरती थी ना वो साउथ चाइना सी, फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट, वहां पर अमेरिका आके बैठा हुआ है। ऐसे ही अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके चीन का ये रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्ता सिर्फ वही छोटा सा एक स्ट्रेट है जहां से चीन की तिजारत गुजरती है और कोई रास्ता नहीं है। तो चीन ने उस डायलेमा को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए या उसका ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए क्या अडॉप्ट किया, CPEC बनाया, ताकि इन केस अगर उसकी तजारत वहां से रुक भी जाए तो CPEC उसके पास ऑल्टरनेटली मौजूद हो और CPEC उसको ज्यादा बेहतर सूट करता है। ठीक है, एक तो उसका टाइम बचत हो रही है, फ्यूल की बचत हो रही है, फिर नंबर 2 उसको सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर जैसे अमेरिका के थ्रेट है वो यहां पर सामना नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला पॉइंट भी आप यही बताएंगे कि चीन ने इस CPEC की मदद से मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा जो था चीन को शामिल था, चीन को सामना करना पड़ रहा था स्ट्रेट डायलेमा, तो वो उससे चीन ने क्या हासिल किया है, CPEC की मदद से छुटकारा हासिल किया है। ठीक है, चीन को एक ऑल्टरनेट मिल गया है भी, अगर अमेरिका वहां पर 1 लाख फौजी डिप्लॉय किए हुए हैं, अमेरिका ने वहां पर अपना जो है वो बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज जिनके ऊपर एटॉमिक बम भी इंस्टॉल किए हुए हैं, अमेरिका ने वहां रखे हुए हैं, खड़े किए हुए हैं कि इन साउथ चाइना सीज के अंदर इन कंट्रीज या चाइनीज के जो हमसाया ममालिक उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि चीन के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो चीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो उसके नेबर कंट्रीज हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो फिर उन्होंने अमेरिका की मदद ली हुई है, तो अमेरिका वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा को काउंटर करने के लिए चीन को CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक बात सुनिए जरा, फोकस कीजिए, ये बात समझने वाली है, चीन अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रीलोकेशन, चीन क्या कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करना चाह रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल रीलोकेशन क्या, देखिए जब कोई मुल्क अमीर बन जाता है, जैसे अमेरिका था, अमेरिका जब सुपर पावर बन रहा था ना, सुपर पावर बना नहीं था तब उसकी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो, उसने अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, लेकिन जब वो सुपर पावर बन गया, उसके लोग अमीर हो गए, तो फिर उसके मुल्क के अंदर जो लेबर थी, जैसे कि अब भी लेबर बहुत महंगी हो गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से फिर उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो फिर अमेरिका ने उस वक्त क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट किया। और याद रखिए, मजेदार बात है कि अमेरिका ने चीन के अंदर भी अपनी इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, यूरोप के अंदर इंडस्ट्री लगाई और दूसरे ममालिक के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाई। तो क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती थी, वहां पर बिजली सस्ती थी, वहां पर ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती थी, तो अमेरिका वहीं से अपना प्रोडक्ट तैयार करवाता था और वहीं उसी मुल्क के अंदर क्या कर देता था, बेच देता था। अब क्योंकि चीन इज प्लेइंग द सेम बुक जो अमेरिका ने प्ले की, अब चीन क्या कर रहा है, चीन के अंदर भी लेबर बहुत महंगी होती जा रही है। ठीक है, चीन के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब बढ़ती जा रही है। इवन के चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको स्पॉन्सर करती है, उनको सपोर्ट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब चीन किस चीज पे फोकस कर रहा है, इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहा है। अफ्रीका के अंदर $400 बिलियन खर्च किए हुए चीन ने, अफ्रीका के अंदर, ठीक है,
और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री क्या कर रहा है, रिलोकेट, कि वहीं से प्रोडक्ट तैयार किए जाएं और वहीं से आगे क्या कर दिए जाएं, एक्सपोर्ट्स कर दिए जाएं, उसी मुल्क के अंदर भी और बाकी मुल्कों के अंदर भी। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफडीआई चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, और चीन को क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन चाहिए। तो दोनों का फायदा हो रहा है। इसलिए देखें जरा एडवांटेजेस, चीन ने अपनी इंडस्ट्री रिलोकेट की एसईजीज के अंदर और पाकिस्तान को ये सारी चीजें ऑलरेडी चाहिए थी। तो ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा जरा एक फायदा सुनिए, फोकस कीजिए जरा। सर तीसरा एडवांटेज क्या है? देखिए तीसरा एडवांटेज ये है कि चीन जो है इस रीजन के अंदर अपना एक असर और रसूख चाहता है, क्योंकि चीन को इंडिया से भी कन्फ्रंटेशन है ना, फिर चीन के उसके अपने हमसाया ममालिक से भी इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और फिर ऑलरेडी अमेरिका और इंडिया के एक पार्टनरशिप बन चुकी है चीन की वजह से, फिर अमेरिका चीन के हमसाया ममालिक के अंदर भी मौजूद है। तो चीन को पाकिस्तान जैसे कंट्री की या ऐसे कंट्री की जरूरत थी जो उसका हमसाया मुल्क तो है ही है, डेफिनेटली उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हो। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ उसको एक जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मिल गई है। इवन के पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग जो है मोस्टली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चीन को प्रेफरेंस देते हैं और प्रेफरेंस दे भी रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसको मिल गया पाकिस्तान की शक्ल में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो जिस मुल्क के अंदर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मुल्क के साथ डेफिनेटली आपके ताल्लुकात क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर। और उसके बाद फिर मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास कि चीन को एक सी पैक की शक्ल में सेफ, इजी, चलेंगे एक अलग पॉइंट आप बेशक डिस्कस कर लें कि चीन को पाकिस्तान के सी पैक की शक्ल में सेफ, फिर इजी एंड शॉर्ट ट्रेड रूट मिल गया है। ऐसे ही ना, ट्रेड रूट मिल गया है सी पैक की शक्ल में। एक तो ये सेफ है, मलाक्का स्ट्रेट डायलेमा का खतरा नहीं है यहाँ पे जैसे अमेरिका का। ठीक है, फिर दूसरा ये शॉर्ट है बहुत ज्यादा, और फिर ये क्या है, इजी है, आसानी से वो चीन जो है वो क्या करेगा, शिनजियांग से काशगर से पंजाब से शहराय रेशम, और शहराय रेशम से फिर इस्लामाबाद, और फिर आगे सारे मोटरवेज को कनेक्ट करता हुआ कहाँ तक आ जाएगा, हमारे इस समंदर तक जहाँ तक वो असेस चाहता था। ठीक है जी, तो इसलिए चीन को एक ये भी एडवांटेज है। इससे हट के भी बहुत से एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने और भी बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, डेफिनेटली आप लोग लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाएं कि एक ही हेडिंग के अंदर 2-3 एडवांटेजेस डिस्कस होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप 6-6, 7-7, 8-8 एडवांटेज एक पॉइंट के अंदर लिख सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मोटिव बिहाइंड सी पैक, या इंपैक्ट्स ऑफ सी पैक, या एडवांटेजेस ऑफ सी पैक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना एज वेल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इश्यूज, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स जो है सो सी पैक के साथ। क्रिटिसिज्म तो हम डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें, ये जो हेडिंग्स हैं, इश्यूज, चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट या B3W, और ये जो चीजें हैं ये आजकल रेलिवेंट हैं। मतलब अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर वो इनसे रेलिवेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये शुरू में उसने तकरीबन पूछ लिए हुए ना, तो अब वो इनसे रेलिवेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लें ताकि मैं इसको इरेज करूं, फिर हम इश्यूज एंड चैलेंजेस को डिस्कस करें। जी, तो देखिए जरा, इरेज इट, लीजिए, इश्यूज एंड चैलेंजेस। नाउ सर, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? सी पैक को किन मसाइल का सामना है, सी पैक को किन इश्यूज का सामना है? देखिए, मैक्सिमम इश्यूज जो है हमारी साइड पर, कुछ इश्यूज चाइनीज साइड पर भी है, तो हम दोनों को कलेक्टिवली देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज या सबसे पहला जो इशू जो सी पैक को सामना है जिसका, वो आपके पास है सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी, टेररिज्म जिसको आप लोग कह रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर अभी BLA ने एक पूरी ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, और फिर उन्हें एक मैसेज दिया कि हम चाइनीज जो प्रेजेंस है वो गवादर के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो सी पैक है वो सी पैक का एक बुनियादी हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है, गवादर को असेस चाहिए ना चीन को, तो फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो सिक्योरिटी, टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर है, और खास तौर पर सी पैक से रेलिवेंट, क्योंकि इंडिया इज बिहाइंड दैट BLA, और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर ये सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह से चले जिस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला इशू जो सामना करना पड़ रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं जो डैम बना रहे हैं, चाइनीज जो है वो प्रोजेक्ट
जो मैनेजर्स हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। चाइनीज के ऊपर पर्टिकुलर अटैक किया जा रहा है, कराची के अंदर, गवादर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, फिर डैम साइट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अक्सर आप लोग खबरें सुन रहे होंगे। तो उसका मकसद क्या है कि चीन को CPEC से पीछे हटाना। तो सबसे बड़ा मसला वो टेररिज्म, सिक्योरिटी या ये जो टेररिस्ट अटैक ऑन चाइनीज वर्कर्स हैं, तो ये सबसे पहला चैलेंज है। ठीक है, दूसरा चैलेंज जो इस चीज में जो CPEC की राह में हाइल है वो है आपके पास वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। हमारा जो पॉलिटिकल पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये तो आप इस टर्म से तकरीबन आप सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन ये हमारा एक प्रॉपर टॉपिक भी है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हम लोग जो है अपना पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक प्रॉपर डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मुराद होता है कि पॉलिटिशियंस के दरमियान जो इंटेंस राइवलरी क्रिएट हो जाती है ना, कि वो किसी एक पॉइंट पर मिल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बैठ कर बात ही नहीं कर सकते हैं, कि उनकी जो दुश्मनियां हैं, जो उनके इख्तलाफ है, दुश्मनी में बदल जाते हैं और एक दूसरे से जाती इख्तलाफात के ऊपर, जैसे आजकल हो गया इमरान खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जाती इख्तलाफ पर उतर आए हैं, ये एक दूसरे से मिलकर बैठकर मिल के बात करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। ऑब्वियसली बात है भी, ना बिल्कुल इमरान खान ठीक है, ना बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ठीक है, हर के अंदर गलतियां मौजूद हैं। तो होना ये चाहिए कि इनको मिलकर बैठ के इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, लेकिन ये इतना इंटेंस इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, इसी को क्या कहते हैं आप लोग, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिसकी वजह से जब एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट क्या करती है, नई गवर्नमेंट वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कर देती है, हटा देती है, तब्दील कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी होती है, पॉलिसी बार बार तब्दील होती है। तो जब पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी होती है, बार बार चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी, अच्छा सर पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी आती है, और ये भी एक सामने है CPEC के अंदर, हमारी कोई कंटिन्यूअस एक मुसलसल पॉलिसी नहीं है। दूसरा ये हमारे कुछ लोग तनकीद करते हैं कि जी CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठीक तरह से निगोशिएट नहीं हुए हैं। क्रिटिसिज्म के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे, तो एक पॉइंट आप वहाँ यहाँ ये ऐड कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो निगोशिएशन है, निगोशिएशन इनकैपेबिलिटी भी है। हमारी जो टीम निगोशिएट करती है प्रोजेक्ट्स को शुरू में, वो इनकैपेबल है। ठीक है, वो इनकैपेबल, निगोशिएशन इनकैपेबिलिटी, ये एक मसला रहा है हमारे साथ। ठीक है, जो कि अब चैलेंज की शक्ल में सामने आ रहा है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हमें फायदे की बजाय उल्टा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद सर रेड टेपिज्म है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। इन तीनों को आप एक ही हेडिंग के अंदर, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन हो गया, सही, गवर्नेंस, फिर रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं ना, किसी भी प्रोजेक्ट को रोक के रखना, भी यहाँ से फिलाने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लें, फिर उस बंदे से अप्रूवल लें, फिर उस बंदे से अप्रूवल लें, फिर फाइल को यहाँ लेके जाएं, फिर यहाँ से अप्रूवल लें। ये जो रेड टेपिज्म, ये जो डिलेइंग प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। फिर क्यों होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से क्या होती है सर, गवर्नेंस के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं हो पाती है, गवर्नेंस ठीक नहीं होती है तो करप्शन आम हो जाती है, करप्शन आम होती है तो रेड टेपिज्म आता है। जब रेड टेपिज्म आता है तो आपके मुल्क के अंदर नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये कुछ मसाइल हैं। फिर एक और मसला भी यहां पे याद रखें कि हमें एक मसला ये भी है कि हम चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हम पूरी अपनी डिपेंडेंस चीन के ऊपर भी नहीं रख सकते हैं और हम अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत लिहाज से हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि हम अमेरिका और चीन के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज एन अदर इशू। ठीक है, आप इसको यहां लिख सकते हैं सर, रिलेशन बैलेंसिंग बिटवीन US एंड चाइना। तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, ये इस वजह से भी हम कभी कभार CPEC के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब US का इम्पैक्ट बढ़ता है तो प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है, और जब चाइनीज इम्पैक्ट बढ़ता है तो प्रोजेक्ट जो है वो फास्ट अप हो जाते हैं। मतलब यही वही बात वही आ गई कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सो दीज आर सम मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
और जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्लो डाउन भी हो गया है और ये प्रोजेक्ट अपने टाइम के अंदर कंप्लीट भी नहीं हो रहे हैं और इनकी जो प्रोजेक्ट वर्थ है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस, फायदा कितना पहुंचा, नुकसान क्या हो रहा है, क्या वाकई में फायदेमंद है, कितना नुकसान है, और अगर जो लोग तनकीद कर रहे हैं तो उस तनकीद के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, कि कहां तक वो ठीक है, कहां तक वो गलत है, वो क्रिटिसिज्म के अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सी पैक के मुकाबले में या वन बेल्ट वन रोड के मुकाबले में दुनिया कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, उनका सी पैक के साथ कंपैरिजन देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे क्या सी पैक वाकई में गेम चेंजर था हमारे लिए या है भी या नहीं है। तो ये हमारा अब हम इसको तीसरे हिस्से के अंदर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो यहाँ तक रखें। हमारी इस काविश को आप पसंद करें, अगर आपको पसंद आई है तो फिर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत मेहरबानी जी, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।